Hello students, welcome you all in the video lecture series of DME1. So in a previous lecture we already seen the numerical on this socket and spigot quarter joint. The more numerical we will take further in upcoming days. Now today we are going to see the sleeve and quarter joint, the type one of the type of quarter joint, that is the sleeve and quarter joint और डबल क्वार्टर जॉइंट. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने अभी लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने डिज़ाइन प्रोसीजर देखी थी, स्पिगॉट एंड सॉकेट क्वार्टर जॉइंट की देखी थी. उसके बाद हमने उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखा, थोड़ा सा प्रॉपर डिटेल में वो न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखा हमने. देन उसके ऊपर मुझे लगता है कि हम और न्यूमेरिकल लेंगे, लेकिन वो लास्ट एंड में लेंगे क्योंकि प्रैक्टिस तब हम करेंगे एक साथ. अभी मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बीट को हम थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा सा अच्छी तरह समझ के लेंगे और बाद में न्यूमेरिकल पार्ट्स हम प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा यूज़ करेंगे जैसे जैसे आपका यूनिट का सिलेबस ख़त्म होता आएगा. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे. जो स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट है वो वन ऑफ द टाइप है, जो सेकंड टाइप है आपके क्वार्टर जॉइंट का. फर्स्ट टाइप था सॉकेट एंड स्पिगॉट क्वार्टर जॉइंट, अब है स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट जिसको हम डबल क्वार्टर जॉइंट भी कहते हैं. ठीक है, डबल क्वार्टर, जो तो आपके सामने दिख रहा है ये फिगर आपको किस तरीके से डबल क्वार्टर जॉइंट को नॉमेनक्लेचर है. तो डबल क्वार्टर जॉइंट का नॉमेनक्लेचर आपके सामने दिख रहा है. तो इसमें होता क्या है कि इसके अंदर क्वार्टर पिन जो है वो दो यूज़ की जाती है, दो क्वार्टर पिन्स यूज़ की जाती है. और क्योंकि अगर आपका रॉड यानी जो सॉकेट है यानी स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट जो यहाँ पे बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जो दो रॉड्स रहते हैं वो बहुत इलोंगेटेड रहते हैं, जिसके लेंथ बहुत ज़्यादा रहती है. वहाँ पे अगर आपको कोई जॉइंट करना है तो आपको स्ट्रेंथ पर्पज़ के लिए आपको दो बड़े अलग अलग क्वार्टर जॉइंट्स एक डिफरेंट प्लेसेस के अंदर इंसर्ट करने पड़ते हैं. तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो बड़े लेंथ के रॉड्स थे उसको स्ट्रेंथ मिलती है, अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिलती है. राइट, तो ये स्ट्रेंथ मिलने के लिए हम दो क्वार्टर्स यूज़ करते हैं, तो उसको हम डबल क्वार्टर जॉइंट कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो क्वार्टर पिन है वो पिन दो बार यूज़ की जाती है, दो पिन्स यूज़ करते हैं जॉइंट के लिए. ठीक है, तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर आपके सामने फिगर दिया हुआ है कि ये जो स्मॉल डी है वो क्या है, डायमीटर है. यहाँ पे भी स्मॉल डी रहेगा, वो डायमीटर किसका रहेगा, आपके रॉड का रहेगा. देन D1 जो है आपका, वो D1 किसके लिए रहेगा, आउटर डायमीटर ऑफ स्लीव, यानी ये जो स्लीव्स है ये क्या है, आपके स्लीव्स है बाहर के. तो क्या होता है, एक ये रॉड होता है, उसको कवरिंग करने के लिए ऊपर से और एक कवर किया जाता है, वो रॉड लगाया जाता है, उस रॉड को हम स्लीव कहते हैं. देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये एक रॉड है यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्मली, ये एक रॉड है यहाँ से यूनिफॉर्मली तक. इसके ऊपर जो दिख रहा है आपको ये पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये है स्लीव. इसके ऊपर हम पैकेजिंग के लिए और कवरिंग के लिए एक रॉड लगाते हैं, उसको हम कहते हैं स्लीव. इसलिए इसका नाम क्या गिर गया, स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट. ये स्लीव है और इसको क्वार्टर क्या कर रहा है, उसको और फिक्स या जॉइंट को स्ट्रेंथ दे रहा है, उसको हम क्वार्टर जॉइंट कहते हैं. राइट, तो डबल क्वार्टर जॉइंट हो गया. तो यहाँ पे इस डायमीटर का स्मॉल डी है, तो स्मॉल डी क्या है, डायमीटर ऑफ रॉड. पी ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पे टेंसाइल फोर्स को या कॉम्प्रेसिव फोर्स को जो भी फोर्स लगेगा वो यहाँ पे लगेगा, रॉड के एंड पे लगेगा. देन D1 है, D1 क्या कह रहा है, आउटर डायमीटर ऑफ स्लीव, यानी ये स्लीव जो है इसका आउटर डायमीटर है. ठीक है, आउटर डायमीटर है वो D1 है. देन ये छोटा अंदर का डायमीटर है D2 क्या बोलता है, डायमीटर ऑफ एनलार्ज्ड एंड ऑफ रॉड, यानी ये रॉड है ये D, इसका ही ये एनलार्ज पोर्शन है, यहाँ से इसके आगे और एनलार्ज होता है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, D2. एनलार्ज पोर्शन ऑफ रॉड का डायमीटर है वो D2 है. ठीक है. देन ए, डिस्टेंस ऑफ द रॉड एंड फ्रॉम द बिगिनिंग टू दिस क्वार्टर होल, यानी ए कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखो जहाँ से आपका स्लीव स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आपके क्वार्टर पिन है उसके एंड तक का जो डिस्टेंस है वो है ए. देन सी क्या है आपका, डिस्टेंस ऑफ द रॉड एंड फ्रॉम इट्स एंड टू द क्वार्टर होल, यानी ये देखिए सी यहाँ पे दिख रहा है. तो यहाँ पे जब ये रॉड खत्म हो जाता है, इस पॉइंट से आपका क्वार्टर पिन का एंड जहाँ खत्म होगा वो सी डिस्टेंस है एग्जैक्टली दोनों साइड में भी. इस रॉड्स के इस पॉइंट पे भी आपका सी है, इस साइड में भी सी है. ठीक है. देन बी सबको पता है कि एज अ विड्थ ऑफ क्वार्टर, यानी सेंटर से ही विड्थ लेनी पड़ती है. आप यहाँ पे नहीं लोगे क्योंकि ये आपका इंक्लाइंड एक एंगुलर फॉर्म में है, इसकी वजह से आप यहाँ पे और यहाँ पे सेंटर में ही आप उसका विड्थ ले सकते हो, आप आजू बाजू में विड्थ नहीं ले सकते. ठीक है.
देन नेक्स्ट है, आप यहाँ पे अगर देख रहे हो ये रॉड है, ये अंदर का रॉड है, उसका डिस्टेंस, दो अलग अलग जो रॉड है अंदर सॉकेट की जैसी दिख रहे हैं आपको, स्पिगॉट की जैसी दिख रहे हैं, तो उसका डिस्टेंस दिया उन्होंने 4.5D, 4.5D यानी स्टैंडर्ड डिस्टेंस दिया उन्होंने कि 4 जो भी डायमीटर रहेगा आपका रॉड का उसको इंटू 4.5D करो, जो आंसर आएगा वो उतनी लेंथ रहेगी, इतना उसका लेंथ रखेगा। तो सेम दोनों भी स्लीव का लेंथ क्या रहेगा, बड़े स्लीव का यहाँ से जो दिख रहा है आपको ये स्लीव की बड़ी लेंथ क्या है कि 8 इंटू डी, यानी जो आप डायमीटर यहाँ फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे जो डायमीटर फाइंड करोगे उसको इंटू 8 टाइम्स उसको करना है डायमीटर को, तो जो आंसर आपका आएगा उतनी ही लेंथ आपको स्लीव की लेनी है, जो स्लीव है उसकी लेंथ उतनी बड़ी लेनी है आपको, ठीक है, ये समझ में आया। देन यहाँ से जो आपको दिख रहा है क्वार्टर की लेंथ, ये देखिए क्वार्टर की लेंथ एल कितना है, एल इज इक्वल टू 4 इंटू डी, यानी जो डायमीटर आपका आएगा उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपको, जो भी डायमीटर आप फाइंड करोगे, तो जो आंसर आपका आएगा उतनी लेंथ की आपको क्वार्टर पिन लेनी है, उतना क्वार्टर पिन बनाना है उतनी लेंथ का, ठीक है। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर, और हम क्लियरेंस देते हैं, क्यों क्लियरेंस या टॉलरेंस देते हैं दोनों के बीच में, कि वहाँ पे कोई एयर पैकिंग ना हो जाए, तो हमें हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि आप यहाँ पे थोड़ा सा टॉलरेंस अलाउंस देते, क्लियरेंस देते थे, यहाँ पे भी देते, क्योंकि आपका जो क्वार्टर पिन है ईजिली अंदर जाए और ईजिली बाहर आए, ठीक है। एंड देन टोटल रॉड जो जहाँ से इनलार्ज हो रहा है रॉड आपका, यहाँ देखो यहाँ से इनलार्ज रॉड हो रहा है आपका, तो वो टोटल लेंथ क्या है 9D, यानी जितना डायमीटर आप फाइंड आउट करोगे उसको उतना 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आपका आएगा, जो डायमेंशन आपका फाइंड आउट होगा वो रहेगी आपकी टोटल लेंथ, जहाँ से आपका डायमीटर का एनलार्जमेंट हो रहा है, ठीक है। आ रहा है समझ में, ये होगा आपका नॉमेनक्लेचर किसके रिगार्डिंग, डबल क्वार्टर जॉइंट के रिगार्डिंग, ठीक है। होपफुली ये समझ में आया होगा। अब हम इसकी सीधा टाइम ना वेस्ट करते थे, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सीधा डिज़ाइन प्रोसीजर के ऊपर आएंगे इसके। तो डिज़ाइन प्रोसीजर क्या है देखते हैं, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे डिज़ाइन प्रोसीजर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर स्लीव और क्वार्टर जॉइंट, स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट और डबल क्वार्टर जॉइंट, ठीक है। डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर स्लीव एंड क्वार्टर और डबल क्वार्टर जॉइंट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका जो सॉकेट एंड स्पिगॉट क्वार्टर जॉइंट है उसका जो डिज़ाइन प्रोसीजर है उसका जैसे ही सेम ऑलमोस्ट ये भी है, बस इसमें कुछ हल्के से चेंजेस है, वही हल्के से चेंजेस हमें देखने हैं, ठीक है। तो सेम एज यूजुअल इसमें भी फर्स्ट प्रोसेस, जो फर्स्ट स्टेप है आपकी, तो जो फर्स्ट स्टेप है क्या करोगे आप, कैलकुलेट दी परमिसिबल स्ट्रेस, कैलकुलेट दी परमिसिबल स्ट्रेसेस। अब इसमें भी आप कंसीडर करोगे कि मुझे स्लीव के लिए अलग बनाना है, परमिसिबल स्ट्रेस निकालना है, क्वार्टर के लिए अलग परमिसिबल स्ट्रेस निकालना है, क्या सेम मटेरियल यूज़ करना है या डिफरेंट मटेरियल यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है आपके मटेरियल का स्ट्रेंथ पे और आपकी कंसीडरेशन के फैक्टर ऑफ सेफ्टी के ऊपर। जैसे हमने स्पिगॉट और सॉकेट क्वार्टर जॉइंट के अंदर देखा था, किस तरीके से हम चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को एजम कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी हम देखेंगे, तो यहाँ पे भी एज यूजुअल हम क्या करते हैं, सिग्मा टी, यानी जब टेंजाइल फोर्स अप्लाई होगा तो टेंजाइल स्ट्रेस इंड्यूस होगा, तो टेंजाइल स्ट्रेस इंड्यूस होने के बाद वो परमिसिबल टेंजाइल स्ट्रेस कितना दे रहा है आपको, उसका फॉर्मूला है SYT डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। SYT यानी क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एट अ यील्ड पॉइंट, आप इसको SUT भी लिख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एट अ अल्टीमेट पॉइंट ऐसा आता है। तो जो भी आंसर आपका आएगा वो किस में रहेगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो जो आंसर आपका आया वो क्या रहेगा, परमिसिबल स्ट्रेस रहेगा, यानी ये स्ट्रेस जो इंड्यूस हो रहा है, आप जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहे हो और जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ले रहे हो, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहे हो, उसके कैलकुलेशन में जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, जो स्ट्रेस आपका फाइंड आउट हो रहा है, उसको हम कहते हैं परमिसिबल स्ट्रेस। यानी इसके आगे परमिशन नहीं दी जाती है कि स्ट्रेस इंड्यूस अगर हो रहा होगा तो आपका मटेरियल फेल हो जाएगा। रियल में जब आप मैन्युफैक्चरिंग करेगा और जब ऑपरेशन में रियल में वर्क करेगा तो वहाँ पे वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए उसकी लिमिट रहेगी, जो यहाँ पे इतना जो आंसर आ रहा है वो उसकी लिमिट रहेगी कि इसके अंदर ही आपको काम करना है, यानी इसके अंदर ही स्ट्रेस इंड्यूस होगा तो आपका मटेरियल वर्क करेगा, वो स्टैंड कर पाएगा, नहीं तो उसका
ब्रेक हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो होगा परमिसिबल स्ट्रेस, सिग्मा टी। यानी टेंजाइल फोर्स अगर अप्लाई करोगे, जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा यहाँ पे वो लिमिट रहेगी एक स्ट्रेस की, उसको हम कहेंगे परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंजाइल फोर्स। ठीक है, तो सेम क्या रहेगा, सिग्मा सी परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस फोर्स। तो वहाँ पे क्या रहेगा 2 टाइम्स SYT डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सेम यहाँ पे अगर कॉम्प्रेसिव फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपको जब मटेरियल की स्ट्रेंथ है जो कॉम्प्रेसिव, तो हम इस तरीके से कॉम्प्रेस करते तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था वो डबल हो जाएगा ना, उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी, उसका स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे उसको डबल लेते हैं और उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कंसीडर करोगे। तो जब कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो जितना स्ट्रेस इंड्यूस होगा यहाँ पे वो रहेगा आपका परमिसिबल स्ट्रेस इन अ कॉम्प्रेसिव फोर्स। ठीक है, इसके ऊपर अगर आपका फोर्स एक्ट हो रहा होगा या रियल में आ रहा होगा तो वो टूट जाएगा मटेरियल। तो वो इसके अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा तो कॉम्प्रेशन फोर्स लगाने के बाद उसको हम कहेंगे कॉम्प्रेशन के कंसीडरेशन में परमिसिबल स्ट्रेस। गॉट इट, ये हो गया आपका कॉम्प्रेशन के रिगार्डिंग। देन है टॉर्शन या शेयरिंग के रिगार्डिंग। इसमें हम क्या करते हैं, हाफ, इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं और 0.5 भी लिख सकते हैं इंटू SIT, यानी जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल उसको हम क्या करना है, आधा लेना है। क्यों आधा लेना है, ये टॉर्शन है, ये शेयरिंग कहते हैं। शेयरिंग करने में यानी टूटना, यानी जब हम तोड़ते हैं तो मटेरियल की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। इसकी वजह से हम यहाँ पे मटेरियल की स्ट्रेंथ हाफ लेते हैं और उसका भी जो भी स्ट्रेस, उसके बावजूद जो स्ट्रेस इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, जो आंसर आपका आ रहा है, जो स्ट्रेस यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो क्या कहेगा कि जब आप कोई भी ट्विस्टिंग मोमेंट, कोई भी ट्विस्टिंग शेयरिंग फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो वो जितना यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है इसके ऊपर अगर जाएगा, रियलिटी में एक्चुअल इसमें स्ट्रेस अगर इंड्यूस ज़्यादा हो रहा होगा तो आपका मटेरियल ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अंदर ही अगर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा होगा तो आपका मटेरियल विथस्टैंड करेगा, काम में आएगा। तो इसलिए उसको हम परमिसिबल स्ट्रेस कहते हैं इन कंडीशन ऑफ शेयरिंग, इसको हम टाउ कहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप है आपकी कैलकुलेट द रॉड डायमीटर दैट इज D, रॉड डायमीटर दैट इज द D। उसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू π/4 इंटू D² इंटू सिग्मा T। ठीक है, तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसमें क्या है, P आपको ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, π/4 आप कैलकुलेट कर लेते हो, सिग्मा T और ऑब्वियस है यहाँ पे आप फाइंड आउट कर लेते हो। तो उसके बाद आपको जो D का आंसर मिलेगा वो कैलकुलेट आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको D जो मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ mm में मिल जाएगा, जो डायमीटर रहेगा वो mm में आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन थर्ड स्टेप जो है आपकी, जो थर्ड स्टेप है कैलकुलेट दी थिकनेस, थिकनेस किसकी, क्वार्टर की, थिकनेस किसकी है, क्वार्टर की, दैट इज अ स्मॉल t। एज यूजुअल जो फार्मूला स्टैंडर्ड वो है 0.31 इंटू D। जब आप यहाँ पे D निकालोगे तो आपको ऑटोमेटिकली जब फाइंड आउट करोगे तो आपको यहाँ पे T मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ mm, यानी उसकी थिकनेस मिलेगी, किसकी, क्वार्टर पिन की जो थिकनेस रहती है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी और आपको मिल जाएगी। राइट, देन फोर्थ स्टेप है आपकी कैलकुलेट द डायमीटर, दैट इज अ D2 यानी क्या, जो आपके सॉकेट के अंदर आपने जो नॉमेनक्लेचर में देखा था, D2 क्या रहता है आपका, डायमीटर ऑफ एनलार्ज रॉड डायमीटर, जो बढ़ता है रॉड का, इस बाद में जो बढ़ रहा था ना ऐसा, वो डायमीटर आपको कैलकुलेट करना है। तो उसका फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज P इज इक्वल टू π/4 इंटू D2² माइनस D2 इंटू T ब्रैकेट क्लोज सिग्मा T। अब आप बोलोगे ये एज यूजुअल आपको क्वार्टर जॉइंट के जैसे दिख रहा था स्पीकॉट एंड सॉकेट के, तो सेम एज यूजुअल एक इक्वेशन आएगी आपकी, जो इक्वेशन आएगी उसको किससे सॉल्व करना है आपको, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे
D2 की वैल्यू मिल जाती है आपको। D2 का आपको आंसर मिल जाएगा डायमीटर ऑफ समथिंग जो इन mm में आएगा, राइट। सेम आपको नेक्स्ट प्रोसेस जो है आपकी, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, फिफ्थ कैलकुलेट द डायमीटर D1। अब D1 क्या है, जैसा D2 क्या था, एनलार्ज डायमीटर ऑफ रॉड, तो D1 क्या है, आउटर डायमीटर ऑफ स्लीव। जो देखा होगा आपने, जो स्लीव था ऊपर स्लीव लगाया था, तो उसका जो आउटर डायमीटर है वो है D1, दैट इज D1। तो वो हमको कैलकुलेट करना है सेम फॉर्मूले से एज यूजल, उसका फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। P इज इक्वल टू π/4 इंटू D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस इन ब्रैकेट D1 माइनस D2 इंटू T ब्रैकेट क्लोज सिग्मा T। तो सेम एक इक्वेशन आप जब ये सॉल्व करोगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे, आपको एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। वो इक्वेशन को फिर से हमको किससे सॉल्व करना है, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसमें b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू आपको एज्यूम करनी पड़ती है। उसके बाद उसके अंदर पुट करने के बाद आपको आंसर मिलेंगे। तो आंसर किस तरीके से रहेगा, तो यहाँ पे आपको D1 फाइंड आउट हो जाएगा। तो D1 किस फॉर्म में रहेगा, mm के फॉर्म में रहेगा, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, किस तरीके से उसका इक्वेशन रहता है, फॉर्मूला क्या रहता है, तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिया है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लिया है, जिसके अंदर हम सॉकेट एंड स्पिगॉट क्वार्टर जॉइंट का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, उसका डिज़ाइन प्रोसीजर भी सॉल्व कर रहे थे, उसमें लिखा है। तो वहाँ पे आप जाके देख लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म करते हैं, उसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं और उसके बाद आंसर निकलता है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप है आपकी 6th स्टेप, calculate the width of quarter, that is a b यानी क्या, width of a quarter। उसका बेसिक फार्मूला है p इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू b इंटू t इंटू टाउ। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, b इन द फॉर्म ऑफ mm, यानी उसका जो यूनिट है इसमें मिल जाएगा, ठीक है। देन 7th स्टेप है कैलकुलेट दी a, ठीक है, कैलकुलेट दी a डिस्टेंस, जो आपको नॉमेनक्लेचर में दिखा होगा। तो उसका फॉर्मूला है p इज इक्वल टू 2 टाइम्स a d2 टाउ। तो इसमें आपको जब वैल्यूज पुट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ a। तो वो जो भी रहेगा इन mm में रहेगा, ठीक है। देन लास्ट स्टेप जो है आपकी 8th, कैलकुलेट द डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस c, दैट इज ए कैपिटल C। उसका बेसिक फार्मूला है p इज इक्वल टू 2 टाइम्स इन ब्रैकेट d1 माइनस d2 इंटू सी इंटू टाउ। तो आपको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, c इन द फॉर्म ऑफ m, राइट। तो इस तरीके से 8 स्टेप्स है, 8 अलग अलग प्रोसीजर्स स्टेप्स है जो हम डबल क्वार्टर जॉइंट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका प्रॉपर डायमेंशंस फाइंड आउट किए जाते हैं, प्रॉपर डायमेंशंस आपके सॉकेट के दिखते हैं। तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी, जब भी आपको फाइनल एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल कुछ आएंगे तो आपको क्या करना है, जब भी आप ऐसी कैलकुलेशंस पार्ट खत्म कर देते तो आपको एंड में, जब भी आपका न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा तो एंड में आपको रफ फिगर निकालनी है, और रफ फिगर में आपको वो जो कैलकुलेट किए हुए ये डायमेंशन है वहाँ पे उसको मेंशन करना है। रफ एग्जैक्ट वैसा फिगर निकालते नहीं बैठना है, एग्जैक्ट उतनी ही डायमेंशन से फिगर नहीं निकालनी है, आपको बस एक रफ फिगर निकालनी है। और उस रफ फिगर में जहाँ पे डी है वहाँ पे लिखना है फिर आपको डी इज इक्वल टू जो यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो वहाँ पे दिखाना है आपको उस फिगर के अंदर कि आपका डी कितना है, D1 कितना है, राइट। जैसे मैं आपको अब बताऊंगा कि मान लो आपने कोई कैलकुलेशन किया जो यहाँ पे डी फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पे आपको ऐसी रफ फिगर निकालनी है। एंड में रफ फिगर निकालने के बाद आप यहाँ पे डी नोट करोगे कि इतना
डी है, यहाँ पे इतना डायमीटर इसका ये रहेगा, D1 का इतना रहेगा, D2 का इतना रहेगा, ए बी ये, और इसके बाद जो डी निकल रहा है तो उतना आंसर निकलने के बाद उसके अंदर डी डालना है और वो जितना आंसर आएगा वो उसका एल रहेगा। ठीक है, अभी अब जो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम जब इसका एक न्यूमेरिकल जब हम अगले लेक्चर में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू।